हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजय नाज के डेली करंट अफेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2020 का। यहाँ पे यूट्यूब पे ऑप्शन है, अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लग रही होगी सो आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, UPSC_परसिवरेंस करके मेरा आईडी है। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, UPSC परसिवरेंस करके। और अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह देने होंगे सो आपके फीडबैक मुझे बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो मुझे पता भी लगेगा कि मुझे आगे ये सीरीज़ है कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। और समटाइम्स क्या होता है कि मतलब कोई भी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है यहाँ पे, कैरी मिनाटी है, आशा चंचलानी, और जैसे मतलब बीबी की वाइन्स वगैरह हो, इन्होंने भी मतलब स्टार्टिंग में जब वीडियो डाले थे तो मतलब अ, उनके भी मतलब वीडियो कुछ इश्यूज वगैरह थे। मतलब आज जिस तरह वो प्रोफेशनल तरीके से वीडियो डालते हैं उस तरीके से पहले स्टार्टिंग में नहीं थे। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। सो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में। यहाँ पे कालापानी बॉर्डर इशू के रिलेटेड है ये। सो ये ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, ये मैप में देख सकते हो ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड स्थित यहाँ पे है। सो ये इश्यूज था लेपू लेक माउंटेन पास के पास में 80 किलोमीटर लॉन्ग उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर इश्यूज है ये। कालापानी लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये हाइट आप चेक कर सकते हो, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट लेपू लेक पास के बारे में। सो ये ध्यान में रखना कहाँ पे लोकेशन है। समटाइम्स आपको मतलब ये मेंस वगैरह में या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेपाल ने रेस किया गया था, यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया गया था नवंबर लास्ट ईयर, क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर अभी 370 स्क्रैप कर दिया और यहाँ पे जो लेह लद्दाख वाला पार्ट था उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, और जो जम्मू कश्मीर था उसे भी मतलब यूनिटीज घोषित कर दिया था। सो हमारे इंडिया ने जो नया मैप लॉन्च किया था उसके बारे में यहाँ पे नेपाल ने कंसर्न्स मतलब कुछ जाहिर किए थे और क्लेम किया था दैट लिम्पी यादुरा, sorry for the pronunciation, लिम्पी यादुरा, लिपू लेक एंड कालापानी एरियाज शोन अंडर द इंडियन टेरिटरीज लाइज विद इन द नेपालीज टेरिटरीज। मतलब नेपाल ने क्लेम किया था कि ये जो मैप पे ये जो एरियाज आते हैं ये उनके टेरिटरीज में आते हैं, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि जो न्यूली मैप एक्यूरेटली जो डिपिक्ट किया गया है इट्स सॉवरेन टेरिटरी एंड इट हैज़ अ नो मैनर रिवाइज इट्स बाउंड्री विद द नेपाल। मतलब जो हमारे सॉवरेनिटी है उसके तहत ही हमने ये मैप रिवाइज किया है, और इससे मतलब हमने जो नेपाल की बॉर्डर है वहाँ पे मतलब कुछ छेड़खानी वगैरह नहीं की है, ऐसा इंडिया का स्टैंड है। ये कालापानी मतलब इसके बारे में हम देखते हैं। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, इंडियन नेपालीज एंड तिब्बतन चाइनीज बॉर्डर यहाँ पे मीट होती है। रिवर महाकाली यहाँ पे है, आल्सो नोन एज अ काली रिवर, और शारदा रिवर ये बहती है कालापानी रीजन से। और ये ट्रीटी साइन की गई थी इसे 1816 ट्रीटी ऑफ द सगोली भी बोलते हैं, सुगोली 1816 ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन की गई थी ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल के बीच में। डिफाइन करती है रिवर महाकाली एज द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल। सो ये कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट बॉर्डर इशू ध्यान में रखना आप, बहुत न्यूज़ में रहता है और इसके वजह से हमारे नेपाल के बीच में बहुत मतलब दिक्कत भी जाती है, हर बार ये इशू उठते रहता है। सो ये बॉर्डर मतलब अच्छे से डिमार्केट नहीं की गई थी, सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पे सेटअप किया गया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डिवीजन। सो ये अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ द न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट डिवीजन के बारे में है। नेस्ट विल एक्ट एज अ नोडल डिवीजन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर द इश्यूज पर्टेनिंग टू न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये हेल्प करेगा इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेन पार्टनर्स इन द फील्ड ऑफ 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंडेट क्या है अबाउट नेस्ट, सॉरी एक मिनट, मैंडेट ऑफ द नेस्ट, ये इवॉल्विंग इंडियाज एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन कोऑर्डिनेशन विद द डोमेस्टिक स्टेक होल्डर एंड इन लाइन विद द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज and a national security goal, recommending the foreign policy choices by accessing the foreign policy
and international legal implications of the new and emerging technology, negotiate the technology governance rule, standard and architecture suited to the India's condition in the multinational plurilateral framework. उसके बाद में creation of the ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी विद इन द मिनिस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। सो ये कुछ मैंडेट है नेस के बारे में, ये इन्वॉल्व करेगा इंडियन एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी होती है, कोऑर्डिनेट करेगा डोमेस्टिक स्टेक होल्डर इन लाइन विद द इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड द नेशनल सिक्योरिटी गोल से रिलेटेड है, और रिकमेंड करेगा फॉरेन पॉलिसीज चॉइसेस को, नेगोशिएट करेगा टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रूल्स, क्रिएट करेगा ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी विद इन द मिनिस्ट्री फॉर द टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी का इसमें बहुत यूज़ होगा। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गगनयान एंड चंद्रयान, ये भी मिशन मोड पे है, ऐसा इसरो ने यहाँ पे कहा है। तो ये चंद्रयान 2 अभी फेल हो गया था, जो हमारा ये था लैंडर था विक्रम, वो मतलब अभी वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। सो गगनयान अभी ये मैन स्पेस मिशन है जो जाने वाला है, मतलब अंतरिक्ष में, मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो 3 पायलट है उनको लेकर जाएंगे। सो ये मैन स्पेस मिशन है, 2022 में इसको कंप्लीट करेंगे। जो 2022 क्यों रखा है, क्योंकि 2022 में 75 साल होंगे हमारे आज़ादी के लिए, तो सेलिब्रेट करने के लिए ये गगनयान मिशन यहाँ पे उससे पहले लॉन्च कर दिया जाएगा। ये इट इज़ अ क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कैरी द इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू द स्पेस फॉर 7 days, 7 दिन के लिए ये लेकर जाएंगे। विद दिस इंडिया कुड पोटेंशियली बिकम द 4th कंट्री टू सेंड मैन टू स्पेस, मतलब ये 4थी कंट्री बन जाएंगी आफ्टर यूएस एंड चाइना के बाद में। 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर द मिशन, यहाँ पे आइडेंटिफाइड किए गए, एंड देयर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd week ऑफ दिस मंथ इन रशिया में उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी गई। चंद्रयान 3 मिशन ये 3rd लूनर मिशन रहेगा, चंद्रयान 1 एंड 2 यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे। उसके बाद में ये लैंड रोवर एंड प्रोपल्जन मॉड्यूल बेस्ड है मिशन, एंड विल लाइकली अटेम्प्ट अनादर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस, मतलब ये सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे लूनार सरफेस पे। द मिशन विल कॉस्ट अराउंड 600 करोड़, इसका मतलब कॉस्ट है प्रोजेक्ट का 600 करोड़। विल आल्सो ट्राई टू लैंड इन द लूनार साउथ पोल लाइक चंद्रयान 2, मतलब ये साउथ पोल में लैंड करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बारे में। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, वहाँ पे कैसा हो गया था कि मतलब ड्राइनेस आ गया था, मतलब बहुत हीट, बहुत टेम्परेचर हो गया था। उसकी वजह से मतलब क्या हो जाता है कि ज़मीन मतलब ड्राई हो जाती है, जो पेड़ पौधे मतलब उससे आग लगती है, लाइटनिंग होती है उससे आग लगती है। सो आपने अक्सर न्यूज़ में पढ़ा था कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे वो मारे गए थे। मैं भी शॉक हो गया था, मैंने भी 2-4 बार गूगल में यहाँ पे चेक किया था, बट हाँ वैसा ही मतलब कुछ आंकड़ा बता रहे थे। ये ऑस्ट्रेलियाज डेडली फायर हैज़ बीन फ्यूल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम हीट, प्रोलॉन्ग ड्रॉट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। उसके बाद में बुश फायर आल्सो are now so big that they are generating their own weather system in the form of giant thunderstorm that starts more fires। मतलब क्या होता है कि आग लगती है नीचे में, फिर वो मतलब जो स्मोक वगैरह होता है, जो हीट होती है वो ऊपर जाती है, उसका मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे बहुत मतलब थंडरस्टॉर्म वगैरह आते हैं, मतलब तूफान वगैरह छुटता है वहाँ पे। सो ये जनरेटिंग देयर ओन वेदर, यहाँ पे खुद का वेदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऐसा ही पाया गया है। दे आर जनरेटिंग पायरोक्यूमुलोनिम्बस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये आप पढ़ लेना क्या एग्जैक्टली। पायरो सीबीएस इसे क्लाउड बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं, दैट फॉर्म्स अबव द सोर्स ऑफ द हीट, मतलब जो हीट होती है जनरेट वहाँ पे, जो आग लगती है उसके ऊपर ही ये मतलब जनरेट होता है एक क्लाउड, सच एज वाइल्ड फायर और volcanic eruption. Intense fire can create a localized updraft powerful enough to create its own changes in the atmosphere above. As the heat and the smoke rises, the cloud plume can cool off, generating large puffy cloud फुल ऑफ पोटेंशियल रेन। मतलब जो क्लाउड जनरेशन होता है वो फ्लफी होता है और उसमें रेन का पोटेंशियल बहुत होता है, मतलब बहुत जोर से मतलब बारिश होती है, उससे मतलब ये तबाही मचती है। इवेंचुअली वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड कंडेंस एंड मे जनरेट अ डाउन बर्स्ट ऑफ द रेन, बट द फ्रंट बिटवीन द काम एयर आउटसाइड द फायर जोन एंड द
Pyrocumulonimbus storm cloud is so sharp that is also generates the lightning एंड दैट कैन स्टार्ट अ न्यू फायर। मतलब जो लाइटनिंग होती है, मतलब जो बिजली वगैरह कड़कती है वहाँ पे गिरती है, तो उससे भी मतलब नहीं क्या फिर से आग लगती है। सो ये मतलब साइकिल है, चलता ही रहता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 5 हाईटेक डीआरडीओ लैब्स। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है डीआरडीओ की जो लैब्स होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज DYSLS will employ only scientists under the age of 35 to develop the cutting edge and futuristic technology for the military weaponry. It will boost the indigenous research capability in the defense sector। मतलब ये बूस्ट करेगा जो हमारी खुद की जो कैपेबिलिटी है डिफेंस सेक्टर में, उसे बढ़ावा मिलेगा। बाय इन्वॉल्विंग द यूथ इन द डिफेंस रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज, यूथ को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा, यूथ साइंटिस्ट को। ये DYSLS आर लोकेटेड इन द 5 सिटीज़। ये बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद में पाए जाते हैं। मतलब इन सिटीज़ में यहाँ पे लोकेट किए गए हैं। सॉरी, ईच लैब विल वर्क ऑन द की एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द इम्पोर्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम, artificial intelligence, quantum technology, cognitive technology and asymmetric technology and smart materials। So इन एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब डेवलपमेंट किया जाएगा, इनको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, असिमेट्रिक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मटेरियल्स। सो इनको बढ़ावा देने के लिए ये लैब का यहाँ पे इनाग्रेशन यहाँ पे किया गया है, और इसमें यंग साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है लॉ टू डील विद द नक्सल्स। न्यू लॉ विल बी ऑन द लाइन छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट CSPSA 2005 का, ये इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड आल्सो पनिशेस द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टेट टर्म्स एज अ अनलॉफुल। ये CSPSA एक्ट 2005 के बारे में आप ध्यान में रखना। उसके बाद में है IRDAI के बारे में देखते हैं। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया गया था IRDA एक्ट 1999 के तहत। IRDAI mission is to protect the interest of the policy holder and to regulate and develop the insurance industry. Recently, IRDAI issue किया था new guidelines on standardization of exclusion in the health insurance by defining the list of the exclusion. Moving forward, only the list of ailment will be excluded from the health insurance policy. परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में यहाँ पे दिया है, PMI के बारे में। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। द पर्पस ऑफ द PMI इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट बिजनेस कंडीशन टू कंपनीज डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड परचेसिंग मैनेजर। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को, करंट बिजनेसेस वगैरह कंडीशंस होती है, डिसीजन मेकिंग एनालिस्ट करता है परचेसिंग मैनेजर्स के साथ में। और ये इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। इट इज सर्वे बेस्ड मेजर्स दैट आस्क द respondents about the changes in their perception of some key business variable from the month before. A figure of above 50 denotes expansion in the business activity. Anything below the 50 denotes contraction. उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के बारे में यहाँ पे दिया है। ये 17वीं शताब्दी में हुए थे। गुरु गोविंद सिंह 1666 से लेकर 1708, बॉर्न इन पटना, वॉज द 10th सिख गुरु। ये 10वें सिख गुरु थे। ही फाउंडेड द सिख वॉरियर कम्युनिटी कॉल्ड खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1699 में। ही बिकेम द सिक्स्थ गुरु एट द एज ऑफ 9 फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द फादर गुरु तेज बहादुर द 9th सिख गुरु। मतलब इनके जो फादर थे 9th सिख गुरु, गुरु तेज बहादुर। He introduced the 5 Ks, इन्होंने 5 Ks, केश, गंगा, कारा, कृपान, कचेरा, जो मतलब सिख जो पीपल होते, कम्युनिटी होती है, उनकी मतलब ये पहचान मानी जाती है। 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ दैट खालसा सिक्स वेयर एट ऑल टाइम्स। ही फाइनलाइज द गुरु ग्रंथ साहिब इन 1706 एंड डिक्लेयर दिस टेक्स्ट टू द एटर्नल गुरु फॉर सिक्स। मतलब क्या हुआ था कि जो मतलब मुगल्स थे, तो ये मुगल्स मतलब सिख जो भी मतलब रहते थे,
उन्हें मार दिया करते थे। सो मतलब ये इन्होंने फाइनलाइज किया था गुरु ग्रंथ साहिब 1706 में यहाँ पे इसकी स्थापना की थी और डिक्लेयर किया था। ये इटर्नल ग्रंथ है यहाँ पे गुरु फॉर द सिख, मतलब सिख लोगों के लिए ये पवित्र है। उसके बाद में सिद्धा गंगा मठ के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिद्धा गंगा ये सिचुएटेड है तुमकुर कर्नाटका में, यहाँ पे ये पाया जाता है। इट वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी एडी बाय श्री गोसाला सिद्धेश्वरा स्वामी जी। श्री सिद्ध गंगा मठ offers education to more than 8,000 poor children between the age of the 5 to 16 years with the free food and shelters. सो ये ध्यान में रखना सिद्ध गंगा मठ के बारे में। ये तिमूर कर्नाटका में, ये 15th सेंचुरी में इसे एस्टेब्लिश किया था और श्री गोसाला सिद्धेश्वरा स्वामी जी ने। और ये ऑफर्स करता है एजुकेशन टू मोर देन 8,000 पुअर चिल्ड्रन को। पीएम डिस्ट्रीब्यूटेड कृषि कर्मन अवार्ड, ये ध्यान में रखना, कृषि कर्मन अवार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीएम के द्वारा। ये इंस्टीट्यूट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 2010 से लेकर 2011 में, विद एन ऑब्जेक्टिव टू एंकरेज एंड मोटिवेट द स्टेट टू एनहांस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद में यहाँ पे 8 अवार्ड्स दिए जाते हैं। 3 दिए जाते हैं फॉर द स्टेट विद द हाईएस्ट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन 3 आइडेंटिफाइड कैटेगरी, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और 5 रिवार्ड्स, 1 ईच फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्शन अंडर राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स, सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स। इन कैटेगरीज को यहाँ पे दिए जाते हैं। ऑयल सीड्स वॉज एडेड अंडर द इंडिविजुअल क्रॉप कैटेगरी सिंस 2013 से लेकर 2014 के बीच में। सो यहाँ पे हमने आज करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किया 3 जनवरी 2020 का। ऐसे डेली करंट अफेयर विजन एस के मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और जनवरी से लेकर मतलब अब तक मई हो या फिर जून हो, जब तक हमारे डेट वगैरह आती नहीं है प्रीलिम्स की, तब तक हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये क्विक रिवीजन होगा आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। इसका जो कुछ की पॉइंट्स हैं या फिर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट वगैरह दिए हैं, फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग में इसे कोड कर सकते हो। सो तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट।